नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूपीएससी आंसर राइटिंग क्लब में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग रोज करंट से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो हमारा करंट या बेसिक से होगा उसको हम लोग डेली डिस्कस करेंगे। आज उसी की सीरीज में फ्रेंड्स हम लोग क्या है कि पिछले 2-3 दिनों से हम लोग एक टाइफून के बारे में सुनते आ रहे हैं जिसका नाम है हिन्नमनोर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी चक्रवात के बारे में हम लोग आज उससे रिलेटेड कोई जो मेंस का क्वेश्चन बन सकता है उसको देखेंगे और उसका आंसर लिखने की कोशिश किया जाएगा। साथ ही साथ में फ्रेंड्स आपके व्यूज़ और आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। तो आप ये ज़रूर बताएं कि ये जो हमारी पहल है ये कैसी रहेगी और क्या ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं। आई होप अगर हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे तो ये हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि देखो फ्रेंड्स होता क्या है कि जैसे ही हम दिसंबर के बाद में जाएंगे, जैसे हमारा प्रीलिम्स नज़दीक आएगा, हम क्या होंगे, प्रीलिम्स पर फोकस्ड हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि अगर हम अभी से ही मेंस पे थोड़ी अपनी पकड़ बनाते चलें, अगर हम रोज़ डेली एक या दो आंसर लिखते चलेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मेंस का ज़्यादातर पोर्शन इधर ही कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हमको दिसंबर या जनवरी के बाद में मेंस पे ज़्यादा उलझना नहीं पड़ेगा। उस टाइम हम क्या करेंगे, केवल और केवल अपने प्री पर फोकस करेंगे। तो अभी क्या है, अभी हमारे पास पर्याप्त टाइम है, तो हम क्या कर सकते हैं कि डेली जो हमारे करंट में न्यूज़ आ रही हैं उससे रिलेटेड हम क्या करें, उसको पढ़ें और उससे रिलेटेड जो हमारा बेसिक्स है उसको भी हम कंप्लीट करते चलें। सो फ्रेंड्स आज देखते हैं कि जो ये चक्रवात है, जो ये टाइफून है, इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या उसका आंसर होगा। सो फ्रेंड्स आज ये मैंने थोड़ा सा अच्छा सा कोटेशन लिखा है कि कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। फ्रेंड्स हमें हर दिन ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा कल का दिन बीता है या हमारा जो पिछले कदम रहे हैं उनसे हम हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते रहें। फ्रेंड्स केवल इतना समझ लीजिए कि अगर हम अपने कल से और आज में के बेहतरी में केवल 0.001% की भी अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे, केवल इतनी ही बढ़ोतरी अगर कर लेंगे, तो आने वाले कुछ ही दिनों में हम अपने जीवन को कहाँ पे लेके जा सकते हैं या आप सोच भी नहीं सकते। कुल मिला के अगर हम रोज़ अपने जीवन में एक नया बदलाव, एक नया परिवर्तन लाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होती चली जाएगी। ये केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं है, हर जगह है। आप कोई भी हो, कोई भी प्रोफेशनल्स हो, अगर आप अपने लाइफ में डेली बेसिस पे कुछ न कुछ सीखते चले जाएंगे तो वो आपके जीवन को बेहतर करता चला जाएगा। सो फ्रेंड्स इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं कि जैसे ये चक्रवात आया तो ये चक्रवात हम पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ में हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्या हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं या इसका कोई इम्पोर्टेंस है भाई यूपीएससी के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स 2014 में एक क्वेश्चन आया था जो कि उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल साइक्लोन पे बेस्ड था। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक ही पर सीमित होते हैं, ऐसा क्यों है। तो फ्रेंड्स अभी मैं जब इस क्वेश्चन जो आज का करंट का क्वेश्चन है उसको जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें ही इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक ही सीमित होते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। टाइफून हिन्नमनोर का उल्लेख करते हुए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाओं तथा उनके प्रभावों का उल्लेख करें। तो फ्रेंड्स इसमें देखो इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में तोड़ा गया है। पहला बताया गया है कि हिन्नमनोर टाइफून जो है उसके बारे में हमें उल्लेख करना है। दूसरा ये बताना है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। अब देखना फ्रेंड्स, जो अभी 2014 में जो क्वेश्चन आया था कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं
वो मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या फिर पूर्वी प्रशांत महासागर यहीं तक क्यों सीमित होते हैं, तो उसका आंसर अभी हमें यहाँ से मिल जाएगा। जो इसका तीसरा पार्ट है वो ये है कि इस उनके प्रभावों का उल्लेख करें, मतलब जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं इनसे क्या प्रभाव हो सकते हैं ये भी देखो फ्रेंड्स, ये हमारे जीएस फर्स्ट पेपर के ज्योग्राफी सेक्शन को भी कवर कर सकता है, साथ ही साथ ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पोर्शन को भी कवर कर सकता है। तो इस तरह से हमको आगे बढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर देखिए, कुछ इस तरह से लिखने की कोशिश की गई है कि आईपीसीसी की 6th रिपोर्ट ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण सागरीय सतह के बढ़ते तापमान के परिणाम स्वरूप चक्रवातों की बारंबारता पर चिंता व्यक्त की है। अभी हाल ही में दोस्तों आईपीसीसी की 6th रिपोर्ट आई है, जिसने बहुत सारे टॉपिक्स पे अपने फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट किए हैं। तो उसमें से एक उसने ये भी बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है कि लगातार जो सी सरफेस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और सी सरफेस के टेम्परेचर का इंक्रीज होना ऐसे समझ सकते हैं कि चक्रवातों के लिए, साइक्लोन्स के लिए टॉनिक का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे क्या होगा है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स हैं या चक्रवातों की जो बारंबारता है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। और फिर मैंने लिखा है कि हाँ, बारंबारता चिंता व्यक्त की है, जो कि हिन्नमनोर के रूप में हमारे सामने है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी का परिणाम है कि हिन्नमनोर हमारे चक्रवात हमारे सामने है। हिन्नमनोर, अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो अगला पोर्शन, ये तो मैंने इंट्रो के रूप में लिखा, बाकी क्वेश्चन अब हमारा स्टार्ट होता है। आंसर हमारा कि हिन्नमनोर टाइफून का उल्लेख, तो मैंने उसको थोड़ा सा बहुत छोटे में कर दिया है कि हिन्नमनोर 2022 में आने वाला सबसे शक्तिशाली टाइफून है, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर, जापान, दक्षिण कोरिया तथा अन्य छोटे छोटे द्वीपों को 240 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की रफ्तार से प्रभावित कर रहा है। अभी मैंने इसको प्रभावित कर रहा है लिखा है। जब आप कभी मेंस लिखेंगे या इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आ जाएगा, या इस टाइफून को अगर कहीं आप कोट कर रहे होंगे, तब आप लिखेंगे कि किया, मतलब प्रभावित किया, क्योंकि अभी ये टाइफून अभी चल ही रहा है, तो इसको इसीलिए मैंने इसको कंटिन्यूअस में लिख दिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि हिन्नमनोर टाइफून के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि हाँ, ये 2022 में आने वाला सबसे शक्तिशाली टाइफून है, और ये किस किस क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है, जिसमें प्रशांत महासागर, जापान, दक्षिण कोरिया तथा अन्य छोटे द्वीपों को हमने शामिल किया है। ये फ्रेंड्स मैंने एक मैप बनाया है और उसमें दर्शाने की कोशिश की है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ कहाँ पे हैं और उनका क्या क्या नाम है। जैसे प्रशांत महासागर में इनको टाइफून कहा जाता है, और जापान और क्या कहते हैं दक्षिण कोरिया यहाँ के आसपास हिन्नमनोर चक्रवात है, और हिंद महासागर में इनको चक्रवात के नाम से पुकारा जाता है, और कैरेबियन सागर या मैक्सिको के आसपास इनको हरिकेन के नाम से पुकारा जाता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हाँ, जो उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं उनको अलग अलग महासागरों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम प्रशांत महासागर में देखेंगे तो उनको टाइफून कहा जाएगा, हिंद महासागर में देखेंगे तो उनको चक्रवात कहा जाएगा, और अटलांटिक महासागर में या कैरिबियन सागर में देखेंगे तो उनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने क्या किया है कि मैप को बना दिया है। अब आगे हम लोग इसके देखते हैं। हिन्नमनोर एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नामकरण WMO तथा ESCAP या स्केप ने दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी बता दिया कि हमने जो हिन्नमनोर है वो क्या है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है या ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसका नामकरण WMO तथा स्कैप का मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया पैसिफिक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म हम लोग मेंस में लिखेंगे, लेकिन तो यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये हम लोग बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसका नामकरण भी हमने बता दिया। अब आगे देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की आदर्श दशाएं क्या हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के हम लोग सेकेंड पार्ट में इंटर कर चुके हैं। तो अब हमें क्या बताना है कि उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो ओरिजिन होते हैं उनके लिए आइडियल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। पहली इसकी जो आइडियल कंडीशन हमने क्या बताया है कि जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, अब जैसे आईपीसीसी की रिपोर्ट
में क्या बताया था हम लोगों ने कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है सी सरफेस का तो वो क्या कर रहा है, इससे साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो अगर हमारे सी सरफेस का टेम्परेचर 27 से जैसे ही अधिक होगा, साइक्लोन के नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा मैंने क्या बताया कि गर्म तथा आर्द्र वायु की लगातार आपूर्ति होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्या होगा, वेपराइजेशन स्टार्ट होगा और इससे क्या होगा, क्या कहते हैं उसको, साइक्लोन को एक एनर्जी मिलती है लेटेंट हीट की, जिससे वो मूव करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। फिर इसके लिए उच्च मान का कोरियालिस बल होना चाहिए। अगर कोरियालिस बल नहीं होगा, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि जैसे इक्वेटर पे क्या होता है कि कोरियालिस बल का मान जो होता है वो 0 होता है। ये आपसे प्री में भी पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को मूव करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं मिल पाता। और जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है, वहाँ पे क्या होता है कि हवाएं एक दूसरे से कन्वर्ज करती हैं, एक दूसरे से अभिसरण करती हैं या मिलती हैं। तो वहाँ पे उनको मूव करने का एक अच्छा बल मिल जाता है, एक अच्छा फोर्स मिल जाता है। तो इसीलिए क्या है कि उच्च मान का कोरियालिस बल जो होता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए जरूरी होता है। तीसरा मैंने लिखा है कि आईटीसी में छोटे छोटे भवनों की उत्पत्ति। भवन मतलब जो छोटे छोटे वर्टिक्स होते हैं, या फिर इनको कह सकते हैं जो छोटे छोटे चक्रवात होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ITCZ का मतलब क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जो इक्वेटर से थोड़ा 5 डिग्री के ऊपर होता है। तो ITCZ में क्या होना चाहिए, छोटे छोटे भंवरों की उत्पत्ति होनी चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए। और साथ ही साथ में एक चीज़ और होना चाहिए कि जहाँ भी चक्रवातों की उत्पत्ति हो रही है, वहाँ पे 9,000 से 15,000 मीटर की ऊंचाई पर एक प्रतिचक्रवातीय दशाएं होनी चाहिए, जिससे हवाएं क्या होती हैं, नीचे की तरफ बढ़ती हैं और आसमान पूरा स्वच्छ और साफ रहता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने क्या किया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की कुछ आदर्श दशाएं हमने लिख दी हैं। अब साथ ही साथ में इसके प्रभावों का आकलन भी हमें करना है, जो इसका क्वेश्चन का 3rd पार्ट था। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय चक्रवात प्रकृति में अत्यधिक शक्तिशाली तथा विनाशकारी होते हैं, जिसके कई प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने फ्रेंड्स एक फ्लो बनाने के लिए बस इतनी सी बात लिख दी है। इसका प्रभाव देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट के बनाकर इसको समझाने की कोशिश की है कि जो इसका प्रभाव किस किस प्रकार से होते हैं। आर्थिक प्रभाव हो सकता है, सामाजिक प्रभाव हो सकता है, पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है। आर्थिक प्रभाव में हमने क्या बताया कि फसल तथा बागवानी की क्षति होती है। जैसे मान लीजिए कोई चक्रवात आता है तो जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो बहुत सारी फसलें होती हैं, बहुत सारी बागवानियाँ होती हैं, उनको ये प्रभावित करते हैं। रेल, सड़क, पाइपलाइन, इनकी क्षति होती है। इमारतें, टावर, टेलीफोन पोल्स आदि, इन सब की कुल मिला के क्षति हो जाती है, क्योंकि जब ये चक्रवात आते हैं तो इन सबको तोड़ ताड़ के रख देते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स सामाजिक में क्या होता है कि जैसे ही चक्रवात आते हैं वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, लोग इतनी तबाही आ जाती है कि लोग वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। तो ये भी उनके लिए समस्या होती है। दूसरी जल जनित बीमारियाँ होती हैं। क्या होता है, चक्रवात के बाद में क्या होता है, बहुत सारी हैजा और जल जनित जो बीमारियाँ होती हैं, उसके कारण भी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाढ़ तो एक कारण है ही है जिससे आसपास के लोगों या फिर तटीय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैंने जो तीसरा पॉइंट लिखा है वो पर्यावरणीय समस्याओं के ऊपर या पर्यावरणीय प्रभाव के ऊपर लिखा है। तो तटीय वनस्पतियों की क्षति, जैसे फ्रेंड्स क्या होता है कि जो कोस्टल इलाके होते हैं वहाँ पे जो समुद्र के अंदर भी बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारे जीव जंतु, तो जब चक्रवात आता है तो क्या करता है कि उसको बिल्कुल तहस नहस कर देता है। साथ ही साथ जो तट के ऊपर बहुत सारे प्रकार की जो वनस्पतियाँ होती हैं उनको वो नष्ट कर देते हैं। और भूस्खलन भी चक्रवात का एक परिणाम है। इसके साथ ही साथ मैंने लिखा है स्थलीय जीव जंतुओं की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि चक्रवातों के चपेट में बहुत सारे जानवर आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव, छोटे छोटे जीव आ जाते हैं जो उनके कारण जो बाढ़ आ जाती है उसमें भी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये मैंने क्या किया है कि कुछ इनके प्रभावों को 3 पार्ट में बांट के छोटा छोटा उसके बारे में लिख दिया है। क्योंकि चक्रवात एक ऐसी आपदा है, ये हमने कंक्लूजन लिखने की थोड़ी सी कोशिश की है
आप देख सकते हैं कंक्लूजन इससे भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि चक्रवात एक ऐसी आपदा है जिसे रोका नहीं जा सकता। मैंने ये बता दिया कि हाँ चक्रवात, ऐसा नहीं है कि हम चक्रवात को रोक सकते हैं, लेकिन ये किया जा सकता है कि IMO मतलब इंडियन मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पूर्व सूचना तथा तटीय रक्षक पेटियाँ ग्लोबल वार्मिंग में कमी करके इनके प्रभावों को कम कर सकते हैं। सो मैंने क्या बता दिया है फाइनली कि हाँ इनके प्रभावों को कम किया जा सकता है कुछ सेफ्टी मेजर्स को अपना के। कुछ अगर हमारे पास सूचनाएं ऐसी आ जाती हैं IMO की तरफ से तो हम वहाँ से हट सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इस तरह से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन ख़त्म कर लिया जो टाइफून हिंडनबोर पर बेस्ड था। तो इससे हमें क्या क्या जानकारी मिल गई? एक तो हमें टाइफून हिंडनबोर की जानकारी मिल गई, साथ ही साथ में हमने ये देखा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श दिशाएं कौन कौन से हो सकती हैं। तीसरा हमने ये देख लिया कि उसके प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि क्वार्टर फर्स्ट का अर्थव्यवस्था में क्या हुआ है कि क्वार्टर फर्स्ट में GDP का ग्रोथ जो है बताया गया है कि कितना रही है GDP ग्रोथ और कितना इन्फ्लेशन रेट रहा है, इन सब का बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स इस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चन आए हैं या फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स क्या है इसके साथ साथ। तो इसमें जैसे बताया गया कि क्वार्टर फर्स्ट की GDP ग्रोथ में जो हमारा जो GDP ग्रोथ है वो 13.5% का रहा है। तो ये माना जा रहा है, बहुत लोग बता रहे हैं कि ये अच्छी ग्रोथ है। तो ठीक है, अच्छी ग्रोथ है फ्रेंड्स, लेकिन तो अगर हम पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो इसमें क्या है कि इसी क्वार्टर में पिछले साल 2021 में क्या था कि हमने इससे भी ज़्यादा ग्रोथ की थी, जबकि वो कोविड के तुरंत बाद की स्थिति थी, है ना। और हम अब कोविड से 2 साल हो गए हमको निकले। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे मैंने कुछ लिखा है कि इंडियाज़ क्वार्टर फर्स्ट GDP डाटा, जैसे मैंने क्या बताया कि GDP ग्रोथ कितनी है 13.3% हुई है, लेकिन तो RBI का जो एक्सपेक्टेशन था वो कितना था 16.2%। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, अगर हम लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो वो कितनी थे ग्रोथ GDP की 20.1%। तो वही मैंने क्या बताया कि हम लास्ट ईयर से भी नीचे गए हैं GDP ग्रोथ में, है ना फ्रेंड्स। साथ ही साथ में देखते हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो CPI पे बेस्ड होता है, CPI पे बेस्ड इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7% के आसपास ही रह रहा है पिछले कुछ महीनों से। कभी प्लस में जा रहा है, कभी थोड़ा सा कम हो जा रहा है। तो इन्फ्लेशन रेट भी हमारा हाई ही है। RBI की जो कमेटी है उसने एक रिकमेंडेशन दी थी कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो जो 4% रहना चाहिए, लेकिन तो उसने गुंजाइश दे दी थी कि +2 और -2 हम इसमें कर सकते हैं। मीन्स 4+2 हम 6% तक अपना इन्फ्लेशन रेट लेके जा सकते हैं, और 4-2 मतलब 2% तक अपना इन्फ्लेशन रेट लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक को क्यों पढ़े या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम क्यों देखें, इसको पहले देख लेते हैं। तो 2017 में एक क्वेश्चन आया था कि भारत की संभाव्य समृद्धि में अनेक कारकों में बचत दर सर्वाधिक प्रभावी है। तो देखो फ्रेंड्स, ये किसकी बात कर रहा है? बचत दर की बात कर रहा है। और संभाव्य समृद्धि का मतलब क्या है कि हमारे पास कितनी पोटेंशियल है, कितने हमारे पास संसाधन हैं जिनका प्रयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने GDP ग्रोथ को पा सकते हैं। तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है। क्या आप इससे सहमत हैं? समृद्धि संभाव्यता के अन्य कौन कौन से कारक हो सकते हैं? तो जैसे इस क्वेश्चन में 2017 के क्वेश्चन में उसने क्या बताया था कि अगर हमको अपनी GDP ग्रोथ बढ़ानी है तो उसमें उसने ये बता दिया है, पहले ही बता दिया है कि बचत दर सर्वाधिक प्रभावी है। अब हमको अपने तर्कों से ये बताना है कि कैसे बचत दर सबसे ज़्यादा प्रभावी है, और उसके साथ ही साथ में उसने दूसरे भी फैक्टर्स या दूसरे भी कारकों के बारे में पूछा है कि और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे GDP को बढ़ा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैंने क्या बताया था आपसे कि हम लोग रोज कोशिश यही करेंगे कि एक क्वेश्चन जो करंट पे बेस्ड हो और एक क्वेश्चन जो स्टैटिक पोर्शन का हो, या फिर जो प्रीवियस ईयर में आया हो। तो अब ये क्या है फ्रेंड्स, जैसे है तो ये भी करंट का ही पोर्शन या फिर करंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन तो ये क्या है कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। तो हम इस पर कुछ आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये वही क्वेश्चन लिखा है कि भारत की संभाव्य समृद्धि में अनेक कारकों के बचत दर की
दर सर्वाधिक प्रभावित है। क्या आप इससे सहमत हैं? समृद्धि संभाव्यता के लिए और कौन कौन से कारक उपलब्ध हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें बचत दर पर मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट क्यों किया, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन रेट है 7%, इन्फ्लेशन रेट का बचत जो है उस पर उसका एक कह सकते हैं कि सीधा संबंध है। जैसे अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो हमारा बचत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इन्फ्लेशन रेट बढ़ने का मतलब क्या होता है कि हमको किसी भी वस्तु या सर्विसेज, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार के गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। तो अगर हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो सेविंग्स हैं वो कम हो जाएंगी। तो बचत, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। अब आगे देखते हैं इसका आंसर मैंने क्या लिखा है कि संभाव्य समृद्धि का अर्थ है देश की उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर सर्वांगीण विकास को प्राप्त करना। ये मैंने एक छोटा सा इसका इंट्रो लिखा है कि हाँ, हमारे देश में जितने भी प्रकार के संसाधन मौजूद हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, एक्सप्लॉयटेशन न किया जाए, बस केवल उनका उचिततम प्रयोग किया जाए। ठीक है। और इसके साथ साथ में जैसा कि क्वेश्चन की डिमांड थी उस हिसाब से मैंने लिखा कि जीडीपी निवेश बचत मांग आपूर्ति जैसे अनेक कारक हैं जो संभाव्य समृद्धि को प्रभावित करते हैं, परंतु बचत इनमें सबसे प्रभावी कारक है। क्योंकि जैसे उसकी डिमांड उसने ये भी की थी कि और कौन कौन से कारक उपलब्ध हैं, तो ये मैंने उन कारकों के बारे में भी लिख दिया है। और साथ ही साथ में मैंने ये भी बताने की कोशिश की है कि इनके बावजूद जो बचत है वो सबसे प्रभावी है। तो कैसे है? पहला मैंने अपना पॉइंट लिखा है कि बचत आर्थिक क्रियाकलापों में विश्वास पैदा करता है। फ्रेंड्स, जब हमारे पास सेविंग्स होंगी तभी हम किसी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने में अपना विश्वास दिखा सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, अगर हमारे पास सेविंग्स ही नहीं होंगी, तो हम कभी भी कोई नया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमेशा ये डर लगा रहेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए या किसी प्रकार का फेलियर ना हो जाए इकॉनमी में। साथ ही साथ में जो हमारे इकॉनमी के स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी प्रकार की इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर सर्विसेज हैं, जब क्या होता है कि मार्केट में जब पैसे का सेविंग्स में पैसे का जो फ्लो होता है वो अच्छा रहता है, तो वो उनको ये विश्वास रहता है कि हाँ, हम अच्छे से काम कर सकते हैं, इस समय पैसे की कोई कमी नहीं है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छे से ग्रो करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि बचत दर की अधिकता बाजार में उपभोग को बढ़ावा देती है। फ्रेंड्स, जब हमारे पास पैसा होगा तभी तो हम कंज्यूम करेंगे चीज़ों को, तभी हम तो जाके मार्केट से चीज़ों को खरीदेंगे, उनका उपभोग करेंगे। जब हमारे पास बचत ही नहीं होगा तो हम कैसे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे? तो इसीलिए मैंने क्या लिखा दूसरा पॉइंट कि ये उपभोग को बढ़ावा देता है। तीसरा पॉइंट है आपूर्ति श्रृंखला में गति लाने के लिए भी बचत दर आवश्यक है। भाई, आपूर्ति श्रृंखला मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, अगर हम चीज़ों का डिमांड करेंगे, चीज़ों की मांग करेंगे, अपने उपभोग को बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो फैक्ट्रीज़ हैं या कंपनियां हैं उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ, हमारे प्रोडक्ट्स की इस समय बिक्री ज़्यादा हो रही है, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोडक्शन करेंगे और इस तरह से क्या होगा, इकोनॉमी की जो एक्टिविटी है वो रिवाइव करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि बचत दर बाजार को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे आर्थिक क्रियाकलाप प्रगतिशील हो जाते हैं। बाजार को प्रोत्साहन का मतलब क्या है? जब बाजार में कैश का इनफ्लो ज़्यादा होगा, सेविंग्स लोगों के पास में ज़्यादा होंगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। इस तरह से पूरी जो मार्केट होगी वो एक हिसाब से पूरा मार्केट का एक चेन जो होगा वो डेवलप करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली होगा या प्रगतिशील होगा। ये एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे जो उच्च बचत दर है वो हमारे क्या कहते हैं समृद्धि, जो संभाव्य समृद्धि को बढ़ा सकता है। मैंने क्या किया है कि सबसे पहले लिखा है उच्च बचत दर, उसके साथ में मैंने उसको टेंट करके लिख दिया है कि इससे क्या होगा कि उपभोग संस्कृति को बढ़ावा होगा, जिसका प्रभाव ये होगा कि मांग में बढ़ोतरी होगी और आपूर्ति पक्ष में उत्साह बढ़ेगा। इसका परिणाम ये होगा कि एक प्रकार का आर्थिक सुचक्र चलेगा, जिससे हमें आर्थिक समृद्धि मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने एक फ्लोचार्ट के माध्यम से पूरी बात को रखने की कोशिश की है। साथ ही साथ में फ्रेंड्स, अब इसके हम दूसरे पक्ष पर चलते हैं कि यद्यपि बचत के अलावा अन्य कई कारक हैं जो संभाव्य समृद्धि के लिए आवश्यक हैं। जैसे अब मैंने क्या बता दिया, उस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में चल रहे हैं।
पहले तो मैंने बता दिया कि हाँ भाई बचत जो है वो हमारे संभाव्य समृद्धि के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि किस तरह से इम्पॉर्टेंट है या अन्य कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं या उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो निम्न मुद्रास्फीति, निम्न मुद्रास्फीति का मतलब यह है कि हमारा जो अगर इन्फ्लेशन रेट कम रहेगा, इसका मतलब यह है कि हमको चीज़ों को परचेज करने के लिए ज़्यादा पैसे की देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सेविंग्स बढ़ती चली जाएंगी। उदाहरण के लिए मैंने दे दिया है इसमें, इस जो अभी की न्यूज़ थी उसी को कोट कर दिया यहाँ पे कि उदाहरण के लिए 22-23 के पहले तिमाही में CPI इन्फ्लेशन रेट 7 से अधिक है, जो कि आर्थिक समृद्धि का बाधक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको अपने पॉइंट को इंक्लूड कर दिया है यहाँ पे करंट को, कि अगर इस समय का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7% से अधिक है, जो कि अच्छा नहीं है हमारे GDP ग्रोथ के लिए। दूसरा है बेरोजगारी का प्रभावी रोजगार में परिवर्तन। देखो, बेरोजगारी अगर हमारे पास होगी तो हम क्या करेंगे, हम पैसों को खर्च नहीं कर पाएंगे। अगर हम पैसों को खर्च नहीं कर पाएंगे तो हमारी ना हम डिमांड करेंगे चीज़ों की और ना तो आपूर्ति पक्ष चीज़ों को हमारे लिए सप्लाई कर पाएगा। तो इसीलिए क्या होगा कि अगर हम बेरोजगारी से लोगों को रोजगार की तरफ लेके जाएंगे, उनके हाथ में पैसा दे देंगे, तो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को परचेज करेंगे, वो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, जिससे क्या होगा कि इकॉनमी में डिमांड बढ़ेगी। और इकॉनमी में अगर डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा, समझ लो एक प्रकार का जो गुड इकोनॉमिक साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सरकार की समाज कल्याण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। देखो फ्रेंड्स, बहुत सारी जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो क्या करती हैं, जनता के जो ऐसे कर सकते हैं एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस होते हैं उनको कम करने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम अपने जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उसको अगर हम कम करेंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक प्रकार से हमारी बचत हो रही है। और अगर बचत हो रही है तो हम उसको उस पैसे को क्या करेंगे, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कहीं निवेश करेंगे, उस पैसे से हम कहीं परचेज करेंगे, कहीं उपभोग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे इकोनॉमी में एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट लिखा है मैंने कि आधारभूत संरचना में सरकार तथा कारपोरेट का उच्च निवेश। देखो, जितने भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अगर इसमें जैसे मान लीजिए अगर हम एक गांव का एग्जांपल लेते हैं, अगर गांव में हमारी जो लाइट हैं, सड़कें हैं और ट्रांसपोर्टेशन की अगर बेहतर सुविधा हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो लोग हैं वो अपने एग्रीकल्चरल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट तक सप्लाई क्या कर सकते हैं, अच्छे ढंग से कर सकते हैं, कम टाइम में कर सकते हैं। क्योंकि जो मान लीजिए फार्मर्स की जो सब्जियां हैं वो क्या है, वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कम टाइम में जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर हम उनको मार्केट तक तेज़ी से पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डेवलप कर ले जाएं, तो क्या होगा कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में जल्दी से पहुंचेगा। अगर मार्केट में जल्दी से पहुंचेगा तो उनको उसका अच्छा पैसा मिलेगा। अगर अच्छा पैसा मिलेगा तो क्या होगा कि इकॉनमी में वो भी क्या करेंगे, अपने कंज्यूम को बढ़ाएंगे, अपने उपभोग को बढ़ाएंगे और इस तरह से इकॉनमी में फिर से एक नया साइकिल या एक नया आर्थिक चक्र प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरह से क्या मतलब कुल मिला के फ्रेंड्स ये है कि इकॉनमी में सारी चीज़ें एक से एक, कोई एक चीज़ अगर घटित होती है तो वो दूसरे से संबंधित होती है। तो इसीलिए इकॉनमी का साइकिल बनना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने इसका एक कंक्लूजन लिखने की कोशिश की फ्रेंड्स कि उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान, मनरेगा, DBT तथा किसान सम्मान निधि जैसे कार्यक्रमों को चलाकर लोगों की बचत को बढ़ावा दे रहा है, जिससे आर्थिक समृद्धि की रफ्तार तेज की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स का भी उल्लेख कर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत में क्या होगा कि मान लीजिए हम अपने जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो हम देश में ही बना रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हम विदेशों पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तो अगर विदेशों पे डिपेंड नहीं रहेंगे तो इसका मतलब हमारे देश का जो पैसा है वो क्या हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। मतलब हम अपने पैसे को अपने देश में ही सेव कर रहे हैं। अगर हम बचत कर रहे हैं तो उससे क्या करेंगे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, नई सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मनरेगा में क्या है कि जो लोग जो बेरोजगारी की तरफ हैं, ये जो बेरोजगार हैं उनको क्या कर रहा है, मनरेगा जॉब दे रहा है। उससे क्या होगा
कि उनको पास पैसा आएगा। अगर पैसा आएगा तो क्या करेंगे, वो अपने उपभोग को बढ़ावा देंगे। अगर उपभोग को बढ़ावा देंगे तो जो डिमांड सेक्टर है वो भी क्या करेगा, अपने साइकिल को तेज करेगा। इसी प्रकार से जो डीबीटी है या किसान सम्मान निधि, इन सब प्रोग्रामों से क्या होगा कि जो लोग हैं उनके बचत में वृद्धि होगी। और अगर बचत में वृद्धि हो गई तो कुल मिला के उनका प्रभाव सीधे अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये आज के कुछ क्वेश्चन थे। और कैसा लगा आज का भी ये सेशन, ये भी आप बताइए। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स, अभी जो गलतियां हो रही हैं उसको आप बताइए, क्योंकि अगर हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं तो वो हमारी हार या हमारे असफल होने का सबसे बड़ा कारण होता है। साथ ही साथ में दोस्तों, आप ये भी बताइए कि हम लोग ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं इसमें और इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम, मेरा ये मानना है कि अगर हम दिन ब दिन रोज़ अगर हम क्वेश्चंस को लिखेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, तो क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम आंसर राइटिंग में इतने फ्लुएंट हो जाएंगे, इतने अच्छे राइटर हो जाएंगे कि हमारे सामने कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन होगा हम उसको तुरंत फ्रेम कर लेंगे, तुरंत बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है, अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक कंटिन्यूटी हमको मिल जाए। अगर कंटिन्यूटी हमको मिल गई तो हम क्वेश्चन की फ्रेमिंग करना आसानी से समझ जाएंगे। और अगर हमें क्वेश्चन की फ्रेमिंग करना आसानी से आ गया तो दिन ब दिन क्या होगा कि हम करंट पढ़ रहे हैं, स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हैं, करंट पढ़ रहे हैं, स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि हमको उनसे जो हमारे वैलिड पॉइंट्स होंगे और उन वैलिड पॉइंट्स का कैसे इम्प्लीमेंट करना है। देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम चीज़ों को पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन तो जब हमें उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो हम वहाँ पे क्या होता है, चीज़ों को भूल जाते हैं या उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो और अगर हम यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स को के प्रकृति को देखेंगे, उसके नेचर को देखेंगे, तो उसमें क्या है कि जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है मेंस। फ्रेंड्स, इंटरव्यू भी उतना मैटर नहीं करता। अगर आपने मेंस में बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर लिए, जीएस के चारों पेपर और अपने ऑप्शनल और एथिक्स में हर पोर्शन में अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो इंटरव्यू बस इतना कर सकता है कि आपको एक रैंक ला के दे सकता है, आपको उस रैंकिंग में ला के दे सकता है। लेकिन तो मेंस ये डिसाइड करता है कि आपको पास होने की लिस्ट में ला दे। तो अभी तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो हम लोगों की प्राथमिकता ये है कि हम कम से कम जो क्वालिफाइंग लिस्ट है उसमें तो दिखें। और उसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे क्या करेंगे, अगर हम आज से ही और मेंस तक की पूरी अपनी जर्नी को इसको कंटिन्यू रखेंगे तो क्या होगा कि वो दिन दूर नहीं है कि हम अपने आप को टॉपर्स की लिस्ट में भी दे सकते हैं। हो सकता है कि अभी हम लोगों के जो आंसर की जो क्वालिटी है वो कुछ कम हो, या इसमें क्या कहते हैं, हम लोग अभी बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत सुधार कर सकते हैं। क्योंकि सुधार तो एक सतत प्रक्रिया है और वो चलती रहेगी, और इसमें लगातार सुधार किया भी जा सकता है। मैंने इस तरह से लिखा है, आप उसको दूसरे ढंग से लिख सकते हैं। कोई नेक्स्ट बच्चा है वो और दूसरे ढंग से लिख सकता है। तो इससे क्या होगा कि अगर हम लोग डिस्कस करते चलेंगे तो क्या होगा कि हमारे दिमाग में नए नए पॉइंट्स आते चले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन आप लोगों के लिए कैसा रहा इसको ज़रूर बताइए। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो फ्रेंड्स, इस वादे के साथ कि कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे और आपके साथ में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।